स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कशन कर लिया था अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं और कैसे हम लोग अलग अलग स्पीसीज के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। अब हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आइडिया दे दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कहाँ होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं। तो देखो इसमें हम केस बनाते हैं, तो केस बना के नहीं पढ़ते हैं, उससे क्या होता है आपको लगता है कि ये केस याद रखना नहीं है ना। बहुत सिंपल सी बात देखते हैं, हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे जहां हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर करनी है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल में लिखूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन HF एंड H2O और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन H2O एंड H2O। क्लियर है? चलो और भी केस देखते हैं, और केस देखते हैं। मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो बिटवीन NH3 एंड H2O और H2O एंड H2O, ऐसा केस देख लो। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो मान लो HF और H2O के बीच में, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो मान लो HF और लेट्स से HF के बीच में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा देख सकते हैं। या फिर ना NH3 और H2O के बीच में हो, वैसे भी ऐसे केस बना के हम देख सकते हैं। हमें देखना है कि इनमें से किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी। या फिर आप ऐसा देख लो, एक HF ले लो, एक H2 ले लो, ऐसा केस देख लो, ये वाले, ठीक है। अब आप देखो कैसे कंपेयर करोगे। पहले यहाँ कंपेयर करते हैं HF और H2O। तो कंपेयर करने के लिए पहले तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ F और O, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F। तो F यहाँ पर चार्ज जनरेट करेगा, तो FH, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेगा OH और H। और इस तरह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ देखो H2 यहाँ पर चार्ज ऑक्सीजन जनरेट करेगा और डोनर एटम फिर से ऑक्सीजन ही डोनर एटम की तरह काम करेगा, और इस तरह से आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप खुद ही बता दो मुझे, क्या मुझे समझाने की जरूरत है, आप खुद बताओ यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सही ना, पहला वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, ज़्यादा। अब आप देखो पॉइंट बन गया भाई, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डोनर एटम क्या है, सेम है। तो ये बन गया मेरा केस 1, व्हेन डोनर एटम इज सेम। तो कोई रटने की जरूरत थोड़ी है, आपने बना की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना आती है, बनाओ और देख लो डोनर एटम क्या है, आपका सेम है। तो जब डोनर एटम सेम है तो डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, कि वो कितना चार्ज जनरेट कर रहा है। वो जितना ज़्यादा चार्ज जनरेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस केस में अगर आप देखो तो जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, या आप ऐसा बोल दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बोल सकते हो। बट ज़्यादा बेटर ये है कि वो एटम जो चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा, किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा। कुछ याद रखने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिंपल लॉजिक के थ्रू मूव कर सकते हो। यहाँ देखो, चलो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, चार्ज जनरेट करेगा, तो OH, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ देखो H2 तो यहाँ तो सेम है, तो ऑक्सीजन ही चार्ज जनरेट करेगा और ऑक्सीजन ही डोनर होगा। अब देखो यहाँ पर डोनर कौन है, अमोनिया, नाइट्रोजन, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन, तो NH और H। अब ये देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डोनर कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो भाई यहाँ पर जो चार्ज जनरेट कर रहा है वो एलिमेंट सेम है, डोनर एटम क्या है, अलग अलग। तो ये बन गया अपने पास केस 2। तो केस 2 क्या बन गया, व्हेन डोनर एटम इज डिफरेंट, डोनर एटम इज डिफरेंट। अब बताओ कि आपको केस याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ठीक से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आप देखो
ये चार्ज क्रिएट करने वाला सेम, मतलब इस H पर जो चार्ज जनरेट हुआ एग्जैक्टली वही चार्ज इस H पर जनरेट हुआ। अब तो सब कुछ डिपेंड करेगा डोनर एटम की डोनर टेंडेंसी के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो देखो नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा, तो इसलिए अब जो आपके पास ये वाला बॉन्ड है ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो दिस बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस केस में जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, बताओ वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी डोनर टेंडेंसी ऑफ डोनर एटम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं थर्ड केस। यहां पे देखें क्या है, तो यहां पर कुछ भी सेम नहीं है, HOH HOH। यहाँ पे चार्ज जो क्रिएट कर रहा है वो ऑक्सीजन है और डोनर भी कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ आप देखो HF, तो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट करेगा वो भी HF, ठीक है, F है, और जो डोनर है वो भी कौन है, आपका F है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब कुछ भी सेम नहीं है तो ये बनेगा अपना केस 3, जिसे हम बोल सकते हैं व्हेन बोथ एटम्स आर डिफरेंट, यानी कुछ भी सेम है ही नहीं। देन उस केस में आप ध्यान रखना जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिंपली डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो इस केस में ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा, रिलेटिवली कम स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से आप गिवन स्पीसीज के बीच में क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना होता आपको, सिंपली ये देखना है कि कहां पर आप डिफरेंशिएट कहां कर पा रहे हो, दोनों में डिसिमिलैरिटी कहां है, उस पॉइंट को कंपेयर कर लो, आपको अपने आप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगी। सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये सीखने के बाद अब हम चलते हैं आगे और अब सीखते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, स्ट्रेंथ और एक्सटेंट। स्ट्रेंथ तो जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, उसको कितना स्ट्रांग है। एक्सटेंट दिखाएगा आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, दैट इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहो तो आप ब्रैकेट में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी लिख सकते हो। एक्चुअली हम यहां पर देखा करेंगे कि एक स्पीसी मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। सो यहां हम देखेंगे नंबर, या रादर लिखो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed by a species। तो ध्यान से देखना, यहां कुछ भी रटने का नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा तरीका है, बहुत सिंपल से मेथड्स हैं आपके पास। जैसे आप मान लो वाटर की ही बात कर लेता हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक तो मुझे चाहिए हाइड्रोजन जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, और दूसरा मुझे चाहिए लोन पेयर जिनके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देख लें, OHH, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स भी होता है। अब आप देखो वाटर में ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इनके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ सकते हैं। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो इनके थ्रू बनेंगे, और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और हैं, तो ये दोनों लोन पेयर भी फर्दर किस में काम में आ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो हम यहाँ सिंपली बोल सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, और वो करता भी है। अगर हम बात करें आइस की, स्ट्रक्चर ऑफ आइस अगर आप देखोगे तो आइस की स्ट्रक्चर में एक वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो
तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है, बॉन्डेड होता है। जैसे आप ये देखो, ये एक और H2O मॉलिक्यूल है, इसी तरह ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा। फिर से ये स्ट्रक्चर आगे ना ये से जुड़ा हुआ ना, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा, लाइक दिस। ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, फिर ये इस तरह से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से आइस की स्ट्रक्चर बनती है जिसमें हर वाटर मॉलिक्यूल 4 अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या शो कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखो इनके बीच में जो स्पेस बनता है इसे हम वॉइड स्पेस या फिर क्या बोलते हैं, वैकेंट स्पेस बोलते हैं। ये जो आइस की स्ट्रक्चर बनी इसे हम लोग ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, अगर हम आइस और वाटर कंपेयर करें, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में क्या होता है, ज्यादा। और स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर आइस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में वाइड स्पेस क्रिएट हो जाता है, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है। और इस वैकेंट स्पेस में क्या भर जाती है, एयर। इसी वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। और ये बहुत क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। साथ में यहाँ पे लिख भी ले इस चीज को कि ड्यू टू दिस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, there are void or vacant spaces between H2O molecules in which air gets filled and density of ice is less than the density of water। तो जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो आप ये ध्यान रखना, इसीलिए आइस क्या होती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको अगर किसी स्पीसी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ढूंढने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि उसके पास कितने हाइड्रोजन है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, और उसमें जो डोनर एटम है उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। ये देखकर आप आसानी से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब आप H2O2 देखो तो H2O2 में 2 ऑक्सीजन हैं जो पेरोक्सी लिंकेज से आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, तो ये डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर्स हैं, ये भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। और ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ से, एक बनेगा यहाँ से, एक बनेगा यहाँ से, एक बनेगा यहाँ से, एक बनेगा यहाँ से और एक बनेगा यहाँ से। इस तरह से H2O2 का एक मॉलिक्यूल बताओ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 6, मतलब 6, है ना। तो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। और इस तरह से आप अपने किसी भी गिवन स्पीसी के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, समझा मैंने आपको दिया है। अब आप देखें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी चीज़ सिखा दूँ मैं आपको पहले। जैसे आपके पास ना ये स्पेशल केस है, आप चाहो तो नोट डाल के लिख सकते हो कि अगर मैं कंपेयर करूँ लेट्स से HF या फ्लोरीन को देखूँ, ठीक है, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं और क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होते हैं। तो बताओ ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, 3 लोन पेयर्स की बात कर रहा हूं, उधर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। डोनर एटम तरह काम कर रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखना, फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करना नहीं चाहिए। ये क्लोरीन कितने बना सकता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो छोटा सा ये आप ध्यान रखना पॉइंट।
फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पोल को, लोन पेयर को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो 3 लोन पेयर होने के बावजूद भी फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही लोन पेयर को यूज कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। इस चीज को अब आप ध्यान रखना। तो अब आपके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर बन सकते हैं ये आपको देखना है। मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, जैसे NH3 है, मॉलिक्यूल्स आपके पास HF है, आपके पास RNH2 है, आपके पास R2NH है, उसके अलावा आपके पास H3PO4 है, H3PO3 है, उसके अलावा आपके पास H2SO4 है, HClO4 है, उसके अलावा आप N2H4 ले लो जिसे हम हाइड्रोजीन के नाम से जानते हैं, और आप एक NH2CONH2 ले लो। ठीक है, आपको इन मॉलिक्यूल्स में पता करना है कि ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, पता करें। चलिए तो आए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और डिस्कस करते हैं यहां पर किस किस स्पीसी के अंदर कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले NH3 के बारे में। हाँ बिल्कुल सही, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो NH3 में आप देखो 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ सकते हैं। यहाँ एक लोन पेयर है, तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। HF, हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको बता चुका हूं HF में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम आएगा, और फ्लोरीन सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। HF की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी हम यहीं पर बात कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। या चलो आपको थोड़ी देर में अलग से ही बता दूंगा उस चीज़ को, है ना। अभी देख लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर बात कर लेंगे। ये देखें RNH2, RNH2 के केस में आप देखोगे तो 3 में से एक हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ लोन पर है। ये R कोई भी इथाइल मिथाइल कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप है। तो देखो ये हाइड्रोजन काम में आएगा, ये और ये अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चौथा आपके पास था H3PO4, H3PO4। तो अगर मैं H3PO4 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो P डबल बॉन्ड हो, ये हम देख ही चुके हैं, OH OH और OH, ये आपका H3PO4 है। अब ध्यान से देखना, H3PO4 में ये हाइड्रोजन काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, ये भी, क्योंकि तीनों ही ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। फिर यहाँ पर आप देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से, ये ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, 2 यहाँ से, ये ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर, 2, मतलब एक OH ग्रुप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 3 6 9, और इस ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम कर, टोटल आपके पास 11 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? 11 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखो इसकी जगह मान लो आपका H3PO3 होता, तो H3PO3 के केस में क्या हो जाता, P डबल बॉन्ड O, OH OH और ये H। अब ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम नहीं आ सकता क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FNO इनसे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो 3 यहाँ से, 3 6 और 2, इस केस में कितने बनते, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते। समझ गए मेरी बात को। चलिए इसके अलावा आपके पास और कौन सा स्पीसी थी, H2SO4, H2SO4। तो H2SO4 में जब आप देखोगे तो वही सल्फर, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, इधर है OH और इधर भी है OH। तो देखो ये हाइड्रोजन काम में आएगा, ये काम में आएगा, यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 7 8 9 10, सॉरी, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आपके पास यहां पर कितने, टोटल 10 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। HClO4, HClO4 को आप देखो तो यहां पर Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक OH। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से, 1 2, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 4 6 8 9, ये अकेला 9 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। N2H4, N2H4 पे आप आओ, N2H4 होता है NH2NH2, लोन पेयर,
तो आपको दिख रहा है ये काम में आएगा, ये काम में, 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 6 हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। इस तरह पास है अमाइड NH2CO NH2, तो NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, आपको दिख रहा है ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर ये काम में आएगा, यहाँ एक लोन पेयर ये भी काम में आएगा, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है ये भी काम में आएंगे। तो आपके पास टोटल कितने बन गए, 1 2 3, 1 2 3 और 2, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बहुत ही आसानी से आप ये पता कर सकते हो कि गिवन स्पीसी में कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। समझ गए? चलिए, इसको सीखने के बाद अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF की। HF के केस में आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा करेंगे हम, इसको एप्लीकेशन में कवर कर लेंगे, है ना, एप्लीकेशन में आपको अलग से पढ़ा दूंगा इसको। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं और चलते हैं आगे और सीखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। किसको सीखने जा रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आप देखें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आपके पास सबसे पहली टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है वो आती है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां हम बात करते हैं अबाउट सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इधर कंपेयर कर लेंगे किसको? अपनी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो देखिए, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सिमेट्रिकल नाम से पता लग रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है A, इससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो डोनर एटम से कनेक्ट होगा, डोनर एटम, तो मान लो, आप ये मान लो कि ये वाली डिस्टेंस है A और ये वाली डिस्टेंस है B। एग्जैक्टली यही अरेंजमेंट अगर यहाँ पर हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ डोनर एटम लेट से D1 है, यहाँ कोई डोनर एटम D2 है, बाकी सारी कहानी सेम है, ये लेंथ है A और ये लेंथ है B। हाँ, बस आगे ना समझ में। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, ये जो लेंथ A है वो किसके इक्वल होगी? B के इक्वल होगी। यानी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा, द हाइड्रोजन एटम will be exactly between the two atoms। तो सिमेट्रिक लेंथ होगी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 42 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा होती है। इवन ये कई बार कोवेलेंट बॉन्ड की एंथैल्पी को भी क्रॉस कर जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, HF2-, ये HF2- बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड का पार्ट है, K+ और HF2-। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई आपसे पूछता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल में होगी, तो वो किस में होगी? HF2- में। किस में होगी? HF2- में। तो यहां पर 2 फ्लोरीन एटम्स के बीच में जो हाइड्रोजन होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल डिस्टेंस पर होता है, दोनों से वो इक्वली दूर होता है। तो आपको दिख भी रहा है यहां पर, ऐसा हम दिखा लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है अनसिमेट्रिकल, आपको नाम से तो लग रहा है। यहाँ पर A और B, अब आप बताओ A और B में से ज्यादा बड़ा कौन होगा? हाँ, B ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि A तो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो यहाँ A B से बड़ा है। तो ऑब्वियस दिख रहा है यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होती है। और अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो ये F- आयन है, तो ये F- है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये एक डाइपोल है और ये एक आयन है। तो ये जो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये एक्चुअली एक आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो जाता है। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होता है। यहां पर नॉर्मल है, ये आपके पास डाइपोल, जैसे आपके पास मान लो HF
मॉलिक्यूल है, या H2O के अंदर अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HOH, HOH, तो ये डिस्टेंस है A, ये है B, ये आपकी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है तो ये भी एक डाइपोल है, और ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक डाइपोल है। तो जब आपके पास अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये कुछ नहीं होता, एक सिंपल आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। तो इससे आप ध्यान रखें, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, और HF2 माइनस में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि वो कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पहले तो आपको इन दोनों का आइडिया होना चाहिए। सही है, चलिए फटाफट से कॉपी करें। आज तो उल्टे हाथ में खुले चलते तो पैसे आते हैं जाते हैं जाते हैं नहीं, फिर तो रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे का नाम तो आपने सुन लिया होगा, वो क्या होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो दूसरी है वो आपकी कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल। इंटर स्कूल यानी दो स्कूल्स के बीच में जो टूर्नामेंट होता है उसे हम इंटर स्कूल बोलते हैं, और जो विद इन अ स्कूल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्कूल बोलते हैं ना। तो बस एग्जैक्टली वैसे ही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, दिस विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड formed between two different units of same or two different species. ला हौल वला कुव्वत। चलो कोई नहीं, आप 2 लिख लेना, है ना, लो नहीं हो जाए, 2 डिफरेंट स्पीसीज। टेक्निकल चीजों में ना कभी कभी दिक्कत आ ही जाती। और ये क्या होगा, दिस विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल। तो विद इन अ मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरा मॉलिक्यूलर। और जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसे हम बोलेंगे इंटर। तो बेसिकली अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं वो सब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जैसे HF प्लस H2O में अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो देखना क्या है, F यहां पर चार्ज जनरेट करेगा और वाटर यहां पर दोनों एटम की तरह काम करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। जैसे H2O प्लस H2O के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन चार्ज जनरेट करेगा और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो लोन पेयर देगा। तो इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर देखें तो इंट्रामॉलिक्यूलर नाम से पता लग रहा है। जैसे आपके पास हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये आपके पास हो गया फिनॉल और इसके पास में लगा दिया आपने NO2 ग्रुप। अब देखो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है OH, ठीक है, और ये जो NO2 ग्रुप है, तो इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, देखो ये इस पे चार्ज जनरेट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसके पास लोन पेयर है। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम इसे बोल देंगे। अब आप देखो अगर ध्यान से, यहां कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये तभी फ्रूटफुल होगी, ऐसा बोल दो स्टेबल होगी, जब आपके पास क्या होगी 4 and 5 मेंबर, सॉरी 4 नहीं 5 और 6 मेंबर्ड रिंग शुड फॉर्म। ठीक है ना,
तो अच्छी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए जो क्लोज रिंग बन रही है वो 4 मेंबर्ड या फिर क्या होनी चाहिए, 4 बोल रहा हूँ बार बार, 5 या फिर क्या होनी चाहिए, 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। ये कंपाउंड होता है आपके पास, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट can only be explained by intramolecular hydrogen bonding, by intramolecular hydrogen bonding। तो ये चीज पे आप ध्यान दें, क्लोरल हाइड्रेट ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये आपके पास कंपाउंड होता है CCl3, C यहां पर क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं इसके साथ। वैसे तो हम इसको CCl3CHO लिखते हैं। अब अभी आपने इतनी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है कि मैं आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा सकूं, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो अभी आप देखो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, CCl3.CH, OH ऊपर OH नीचे। ये आपको ऑर्गेनिक में आगे जाके पढ़ाया जाएगा कि एक कार्बन एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इनमें से क्या होगा, वाटर लूज होगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर्मिंग द CCl3CHO। लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या होता है, एक्चुअली यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहां पर जो क्लोरीन एटम्स हैं CCl3 वाले और ये जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो देखो ये ऑक्सीजन मोर नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा दोनों तरफ। क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है और ये देने का बड़ा ही इच्छुक है, अच्छा डोनर एटम है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर डोनेशन होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और आप देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो आपके पास एक स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये होती है आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, अगर मैं यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जगह लेट्स से पैरानाइट्रोफिनॉल ले लूं या फिर मेटानाइट्रोफिनॉल ले लूं, उन दोनों केसेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आपकी इंटरमोलिकुलर होगी। कैसे, देखो ध्यान से, पैरानाइट्रोफिनॉल, गलत बना दिया, वापस बनाते, ऐसे बनाते। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो इसके पैरों में होगा, लाइक दिस। अब बस दूसरा जो मॉलिक्यूल, देखो ये तो चार्ज जनरेट कर देगा पार्शियल पॉजिटिव, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है इस तरह से अटैच हो। अब ऐसा नहीं कि ये घूम के से जुड़ जाएगा, बाबा रामदेव थोड़ी है, इतना योगा थोड़ी आता है इसको, है ना, ऐसे घूम के नहीं जुड़ेगा। तो इसमें क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर। ऐसे ही आप मेटानाइट्रोफिनॉल देखोगे तो मेटानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये आपका वही OH ग्रुप है और NO2 ग्रुप यहाँ पर है। तो आप अगर रिंग बना भी दोगे दोस्ती तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा और अब ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट चलेगा और इन दोनों ही केसेस में आपको कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपको क्या मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कॉपी करें, फिर चलते हैं अब इन दोनों बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा, क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीजें डिफरेंशिएट करेंगी, और फिर हम मतलब सीखने वाले हैं बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप कॉपी करो, फिर उसकी तरफ मूव करते हैं। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज। पहले तो हम इंट्रा का हिसाब बराबर कर लेते हैं, फिर इन चीजों को यूज भी करते रहेंगे। तो हेडिंग डालें कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, जिनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो भी कौन सी वाली, इंटर और इंट्रा।
तो हेडिंग पे ना जाए, आप तो प्रॉपर्टीज की बात करें कि हम लोग कैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझो कि आपके पास एक तो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये कौन सी वाली, इंट्रा वाली। ठीक है, अब देखो कुछ याद रखने का थोड़ी ना है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं एक बार, कुछ भी याद रखने का नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके अंदर वही इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ये है O, ये है H, ये है N, ये है डबल बॉन्ड O, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर भी आप इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप आए इधर, अब आप बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की। पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ये तो आप देख ही चुके हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सॉरी होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगी। कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर होगी। तो आओ इसमें भी हम दो मॉलिक्यूल बना तो लेते हैं, तो ये हो गया OH, ये हो गया NO2, और इधर एक और मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसमें आप चाहो तो OH रख सकते हो, आप चाहो तो NO2, वो आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप तो मुझे इतना बता दो कि इन दोनों में, ये एक मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, एक दूसरा है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और ये दोनों इंटरैक्ट करना चाहते हैं, इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो आपको दिख रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर बोलोगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स काम करेगा वो सिर्फ कौन सा फोर्स होगा, वीक वेंडर वॉल फोर्स होगा ना, क्योंकि इसने तो अपने घर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, इसको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ने विद कंपाउंड के अंदर जो है मॉलिक्यूल, उसमें विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, तो अब ये इसको छोड़कर दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना नहीं चाहेगा। तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे, वेंडरवॉल फोर्सेस काम करेंगे। जबकि यहां पर जो दो यूनिट्स हैं, इन दोनों यूनिट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब आप ही मुझे बता दो, वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है या हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मतलब जिस आइसोमर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वहां पर दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब अगर दो यूनिट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसी कोई भी चीज जो अट्रैक्शन फोर्स से बढ़ेगी, जैसे मैं बात करूं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा। जैसे शहद और पानी, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है क्योंकि शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का, जिस पर फर्क पड़ता है, वो चीज यहां पर क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बट कंपेयर करने से आप पॉइंट लिख सकते हैं कि हियर द अट्रैक्शन फोर्स between two molecules is stronger as compared to what, the isomer showing which intramolecular hydrogen bonding, intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, बस इतना है। अब आप देखो, अब अगर मैं आपसे कंपेयर करूं बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका पैरा आइसोमर है उसका ऑर्थो से क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। ठीक है, विस्कोसिटी की अगर आप बात करोगे तो विस्कोसिटी भी किसकी ज्यादा होगी, पैरा की ऑर्थो से ज्यादा होगी। अच्छा, एक और टर्म डिस्कस करता हूं मैं आपसे, वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर समझते हो आप? वॉलेटाइल का मतलब तो समझते ही हो, जिसकी वेपर्स फॉर्म होती है। वॉलेटाइल नेचर क्या होता है, substances whose vapors are formed easily,
इजीली नहीं, इजीली आर फॉर्म्ड इजीली, आर मोर वॉलेटाइल, that is they have lower boiling point। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, ऑर्थो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कम टेम्परेचर पे वेपर में बदल जाएगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर वॉलेटाइल नेचर डिस्कस करो, वॉलेटाइल नेचर, तो वो किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो का पैरा से ज्यादा होगा। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि मैं तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताओ, सॉल्युबिलिटी, क्या मुझे बता सकते हो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? हाँ बिल्कुल, यहां पे भी क्या होगा, पैरा की सॉल्युबिलिटी ऑर्थो से क्या होगी, ज्यादा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्यों 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 का रीजन तो ये रहा भाई, ऑर्थो तो क्या करेगा, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा लिख रहा हूं मैं सिर्फ इसको, ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट विल हैव lesser tendency to form what, hydrogen bond with water। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, सॉरी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी ना। इसलिए पैरा की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जबकि अपने ही मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, या फिर उसका एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनके अंदर होती है उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, और उसको आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। कुछ ही याद नहीं रखना, कुछ नहीं याद रखना, आप देख सकते हो। यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा, वहाँ पर कम अट्रैक्शन होगा। तो जो जो चीज़ें अट्रैक्शन जिन जिन चीज़ों को अफेक्ट करता है वो सब यहाँ पर चेंज हो सकती है। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये कंपैरिजन करने के बाद अब हम चलते हैं और आगे। कॉपी आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लें। अब हम चल रहे हैं आगे और देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। अगेन एप्लीकेशंस की तरह रटे ना, केसेस हैं जो आपको कंपेयर करने हैं, जो आपको समझने हैं। ठीक है ना? चलिए, तो शुरू करते हैं एप्लीकेशंस के साथ। हेडिंग डालें आप नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ, ला हौल वला कुव्वत, दोबारा लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है ना? तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो बहुत सिंपल है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो, अब आप खुद समझ सकते हो, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली वाटर के अंदर क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो बहुत सिंपल सी बात है, द स्पीसीज which form hydrogen bond with water will have relatively higher solubility। पहली चीज, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखते हो स्ट्रेंथ, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड सेम है, इफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज सेम, देन आप फोकस करोगे सॉल्युबिलिटी जो है will be directly proportional to extent of hydrogen bonding। तो फिर आप उस केस में चेक करा करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर कहाँ ज़्यादा बन रहा है। अगर नंबर की बात नहीं, पहले हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ठीक है, केसेस बनते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ HF की सॉल्युबिलिटी वाटर में, ठीक है, और मैं NH3 की सॉल्युबिलिटी देखूँ वाटर में, ठीक है,
तो खैर यहाँ तो पॉइंट से डिफरेंस हो गए, यहाँ तो आप डायरेक्टली चलो देख लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। तो HF वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, NH3 वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। सबसे पहले आप स्ट्रेंथ चेक करोगे, तो HF को आप देखोगे तो FH, यहाँ पर F चार्ज जनरेट करेगा, सब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या देगा, लोन पेयर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अलग है, डोनर एटम अलग है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ चार्ज कौन जनरेट करेगा, ऑक्सीजन, तो पार्शियल पॉजिटिव, जो सिखाया है वही लगा रहे हैं, कुछ रटा हुआ नहीं, कुछ नहीं रटाना, लॉजिक लगाएंगे अपन। तो क्या है, H2, NH3, डोनर एटम कौन होगा, अमोनिया होगा, सॉरी नाइट्रोजन होगा। चलिए अब कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ। क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, नहीं है। यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो कोई सिमिलैरिटी नहीं। अब कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, H और F के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस केस में यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए HF की सॉल्युबिलिटी NH3 से, सॉरी हाँ, HF की सॉल्युबिलिटी पानी में NH3 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं। अगर आप एक कॉमन पॉइंट रख लो, मान लो जैसे आप डोनर एटम आपका जैसे मान लो सेम हो जाता है, तो उस केस में आप देखो, जैसे मान लो आप सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना चाहते हो, एक तो NH3 की H2O में और एक RNH2 की H2O में। अब देखो तो यहां पर NH3 अगेन डोनर एटम होगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कौन जनरेट करेगा, ऑक्सीजन, दोनों ही केस में। तो अब देखो सिमिलैरिटी आएगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन यहां पर करेगा डोनर एटम की तरह काम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे ही देखो यहां पर, और यहां पर एक R ग्रुप है। अब देखो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम है, डोनर एटम भी सेम है, तो मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या आने वाली है, सेम। अब आपका ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अब जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो आप अच्छे से देख सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3, ये सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और ये कितने बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और NH2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना होता है, और बड़ी आसानी से आप इनको आराम से कंपेयर कर सकते हो कि किस केस में सॉल्युबिलिटी कम होगी और किस केस में क्या होगी सॉल्युबिलिटी। तो आपको सिंपली देखना है कि जब आपकी गिवन स्पीसी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रही है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। इसी में देखो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेकंड दें आप मुझे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। क्या, अरेंज द फॉलोइंग, ज़्यादा नहीं है, 1-2 एग्जांपल लेंगे, उनसे दिख जाएगा आपको, इन सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। एक केस है अमीन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और एक केस है आपके पास अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक केस आपको ये कंपेयर करना है, एक केस आप ये देखो, ये होता है ग्लाइकॉल, शायद आप लोग इससे अभी मिले नहीं हो। तो ये CH2 ना, 11th क्लास में बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता है ग्लाइकॉल वगैरह के बारे में। ये दूसरा कंपाउंड है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में क्या होता है, एक कार्बन बढ़ जाएगा, सॉरी ये CH होगा, और यहाँ OH जुड़ता जाएगा, और एक आपके पास है इथेनॉल, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कर लो आराम से, ट्राई कर लो, हो गया। चलिए ध्यान से देखें, इस केस में सॉल्युबिलिटी अगर मैं कंपेयर करूं, अब वही RNH2H2, तो देखो H2O तो क्या करेगा, यहां पर चार्ज जनरेट करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर भी इथाइल ग्रुप है, तो H2O ही चार्ज जनरेट करेगा, पहली चीज। ये तो क्या, मोर एटम। अब यहां पर देखो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, और यहां डोनर एटम कौन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा।
तो देखो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन की डोनर टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो 1 > 2, इसका आंसर होगा 1 > 2। समझ पा रहे हैं ना? इसको नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी। इथेनॉल तो आप जानते हो C2H5OH होता है। देखो कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना। अब आप देखो यहां पर जब आप पानी के साथ देखोगे, सबकी सॉलिडिटी पानी में देख रहे हैं, तो जो एटम चार्ज जनरेट करेगा वो तो सब में ही सेम आने वाला है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी? तीनों में ही ऑक्सीजन के थ्रू होगी। तो जिसके थ्रू बॉन्ड बनना है वो भी सेम है। इसका मतलब स्ट्रेंथ सेम है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहां पर सेम है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो अब आप देख लो एक्सटेंट, तो बताओ एक्सटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ 3 OH ग्रुप है, 3 ने 9 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर 6 बनेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम 3 बन सकते हैं, 2 लोन पेयर से और 1 हाइड्रोजन से। तो सबसे ज़्यादा किस केस में होगी सॉल्युबिलिटी? बी, फिर कौन होगा? ए, और फिर कौन होगा? सी। तो इस तरह से आप अलग अलग स्पीसीज की क्या कर सकते हो? सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। पहले आप स्ट्रेंथ चेक करोगे, स्ट्रेंथ सेम है तो फिर आप कहां पर जाओगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर जाओगे। क्लियर है? कॉपी कर लिया? चलिए तो बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो आप अभी देख ही चुके हो कि इन जनरल जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा या ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, वहां पर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल, ठीक, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एक्सेप्शनल है। ठीक है ना? अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो आपका फोर्स है वो वेंडरवॉल फोर्स से तो क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो कभी भी आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो अगर कोई स्पीसी जिनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और दूसरी स्पीसी में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वेंडरवॉल फोर्सेज, तो ऑब्वियसली जहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी क्या होंगी? आपके पास हमेशा ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, जैसे हम मान लो वाटर और इथेनॉल को देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होना है क्योंकि वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे एज कंपेयर टू इथेनॉल। ठीक है, बाकी फिर और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हम अभी कंपेयर करते करते सीख लेंगे, बट ये बेसिक आपके पास आइडिया होता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ हमने सीख ली है। अब आप ध्यान से देखें, मैं आपको कुछ वेरिएशन सिखा रहा हूँ, फिर हम और एग्जांपल्स भी देख लेंगे, बट कुछ वेरिएशंस मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना और कॉपी करना उनको। सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर हाइड्राइड्स ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट्स। ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि आप आगे चल के जब पी ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे वहाँ पर भी चीज़ें रिपीट होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल देन में थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, याद आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे यूज़ करते करते याद भी होगी। तो 14 ग्रुप में देखो तो मेरे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब होता है। तो कार्बन का हाइड्राइड हो गया CH4, सिलिकॉन का हो गया SiH4, जर्मेनियम का हो गया GH4, SN का हो गया SnH4 और Pb का हो गया PbH4। क्या इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। सो since there is no hydrogen bonding, तो हम solely किससे कंपेयर करेंगे? So melting point, boiling point are directly proportional to strength of van der Waals forces। और ये तो गांव का बच्चा जान चुका है कि van der Waals फोर्स साइज और मॉलिक्यूलर मास साथ क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास और साइज सबसे ज़्यादा है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर होंगे वो सिंपल इसी को फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। लेकिन
अगर आप यहां से आगे मूव करो और आ जाओ 15th ग्रुप हाइड्राइड्स पर, 15th ग्रुप हाइड्राइड्स, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें 15th ग्रुप हाइड्राइड्स के अंदर कौन कौन आता है? NH3 with 2 lone pair, PH3 फॉस्फीन, ASH3, SBH3, BIH3। एक बात पूछूं, बताओ इन सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? अरे वाह, हाँ, नो हाइब्रिडाइजेशन। इन सबके बॉन्ड एंगल्स क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं। ड्रैगोज रूल याद है, बहुत समय पहले की बात है, मैंने आपको ड्रैगोज रूल पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको सिखाया था NH3 का बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है, लेकिन इन सब के बॉन्ड एंगल 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री के आसपास होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इन सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर बताऊं, चलो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का, और एक हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो ये आप नहीं जानते, और आप अगर हम जो पढ़ा है उससे करें, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हैं, वो रीज़न समझना। ये आपके लिए नया फैक्ट है जो आप सीख रहे हो, तो इसलिए फोकस करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना इसको। भाई NH3 में तो हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इन सब में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इन सब को कंपेयर करेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू, इन सब को, और इसको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो अगर मैं इन सब की बात करूं तो भैया इन सब में ना BiH3 का मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के हिसाब से BiH3 के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस SBH3 से ज्यादा है, SBH3 के ASH3 से ज्यादा है, और ASH3 के PH3 से ज्यादा है। अब यहां हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा हमने सही बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जो हमने सीखा उसके हिसाब से। बट कुछ क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी, और आप समझो NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17, इनका मॉलिक्यूलर मास भाई 83 + 3 86, इसका कुछ 64-5 के आसपास आएगा। 17 5 65, 5 गुना मास है उसका, तो 6 गुना के आसपास है ना, 7 गुना 6 गुना के आसपास। तो आप चीज़ को समझो, जब इतना वेरिएशन आ जाता है तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्सेस में ही फर्क आता है। और फिर एक यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अब सीखनी है। तो ठीक है, हमने ऑर्डर एक्सपेक्ट किया, दिस इज आवर एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर बोथ। चलो अब मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्चुअल ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट का एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? BiH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपके पास आता है SBH3, फिर आता है NH3, फिर आता है ASH3, और फिर आता है PH3। लाहौल विला कुव्वत, ये क्या हो गया? चलो बताता हूँ अभी। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था, NH3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर जो नॉर्मल है BiH3, फिर कौन आएगा SBH3, फिर कौन आएगा ASH3, और फिर कौन आएगा PH3। अरे वाह, एक तो सही आ गया है ना। बस अरे कुछ लोग ना इसी में घुस जाते हैं, वाह एक आ गया अब छोड़ो भाड़ में जान दूसरे को था। नहीं, ध्यान से समझो, एक्चुअली लोचा क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। ये आप बताओ, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कौन सी स्टेट में बात कर रहे हो? सॉलिड स्टेट में है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो भाई पहले लिक्विड बनेगा तभी तो बॉइल होगा, सॉलिड थोड़ी बॉइल होता है, सॉलिड तो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद लिक्विड जो होता है वो बॉइल होता है। तो जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम सॉलिड स्टेट में बात करें। किस बात कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक, उल्टे लिख दिया मैंने ऑर्डर्स। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, सॉरी भावना में बह गया मैं, कोई नहीं, वो हमारा लॉजिक ले होता है तो अपने आप चीज़ें आती है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, और ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये इसमें सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में आपका ऑर्डर फॉल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं हो रहा। क्यों? देखो, मेल्टिंग जब हो रही है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो मान लो सॉलिड फॉर्म में ये NH3 है, ये इसका लोन पेयर है, ठीक है। अब ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ गया, ये सब भी काम में आ गए। ये सॉलिड में है ना, तो अगर ये सॉलिड में है तो क्या दोबारा चेंज होगा? क्या अभी दोबारा घूम फिर के हाइड्रोजन बना सकते? नहीं ना, सॉलिड है, फिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ जब हम देखेंगे
यहाँ पर लिक्विड NH3, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो आप, तो लिक्विड NH3 में क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है भाई। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ज्योमेट्री जो होती है पिरामिडल होती है, तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है। अभी क्या हो रहा है, लोन पेयर इधर है, तो ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम में आ रहा होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेटिवली स्पेस ज़्यादा होता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ना, ये फ्लिप करता है। अभी देखो, ये जो ट्राइगोनल प्लेन बनेगा, नाइट्रोजन अभी इसके ऊपर है, अगले इंस्टेंट पर क्या हो सकता है, ये अपनी जगह बदलकर कुछ ऐसे आ सकता है। इंटरेस्टिंग, लाइक दिस। इस चीज को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फ्लिपिंग। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, फ्लिप कर रहा है। जब ये फ्लिप करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो है ना, दोबारा से बनेंगे, ऑब्वियसली उतने ही बनेंगे वापस से, लेकिन ये कन्वर्जन के अंदर क्या होगा, बॉन्ड्स बार बार टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो इस नाइट्रोजन फ्लिपिंग की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या हो जाता है, वीक। किसमें, लिक्विड के केस में। सॉलिड के केस में फ्लिपिंग पॉसिबल है, सॉलिड तो फिक्स हो गया, अब वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही है, अब उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। यूँ खड़ा हो गया तो यूँ खड़ा ही है बस, क्या मूव थोड़ी कर सकता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मूव कर सकता है ना कर सकता है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन फ्लिपिंग। तो आप यहाँ पे ऐड करना कि ड्यू टू नाइट्रोजन फ्लिपिंग, ड्यू टू नाइट्रोजन फ्लिपिंग इन लिक्विड अमोनिया, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन bonding decreases, so boiling point decreases, whereas आप solid state में हो, no nitrogen flipping in solid NH3, और इस वजह से जो सॉलिड अमोनिया होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, और यहाँ पर क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स डोमिनेट करेगा। तो यह 15 ग्रुप। ऐसे ही कुछ वेरिएशन 16th और 17th ग्रुप में भी आते हैं, बट मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करना सिखाया, एक्सटेंट चेक करना सिखाया, और उनके साथ साथ हमने सीखा कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, और कैसे उनका प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट कंपेयर करते हैं। और दो एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया, एक सॉलिबिलिटी में पहले आप स्ट्रेंथ चेक करोगे, स्ट्रेंथ सेम है तो फिर आप एक्सटेंट चेक करोगे, और फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो ग्रुप मैंने आपको सिखा दिए, CH4 वाले ग्रुप में कुछ नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप 15 ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्रेट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखें। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज क्यों आता है, क्योंकि नाइट्रोजन फ्लिपिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट रिलेटिवली कम हो जाता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वैन डर वाल फोर्स डोमिनेट करता है, लिख भी सकते हो, एंड इफेक्ट ऑफ वैन डर वाल फोर्स डोमिनेट्स। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास में बहुत चेंज आ गया है, तो जहां भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने थोड़ी सी भी गलती की, वहां पर क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको 16 ग्रुप और 17 ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली के हाइड्रेट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सिखाऊंगा, और फिर हम और एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे बढ़ते हैं।